हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हम लोग देखे थे ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे, ये सब पढ़ चुके थे, है ना। तो इसके बाद हम चालू कर रहे हैं कुछ और बेसिक टर्म। जैसे पहला है कि किसी एलिमेंट पे नीचे जो लिखा होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं, ऊपर वाला को ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो ए है वो है क्या, ये ए को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। और जेड क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। और इसी के बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, जैसे एटॉमिक नंबर के बराबर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तब होगा जब एटम कैसा हो? न्यूट्रल, है ना। ये हम बता चुके थे। इसके बाद सेकेंड इसमें बेसिक आता है क्या, कि कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि आइसोटोप्स क्या होता है ना। तो आइसोटोप्स बोलने का मतलब ये कि जिसके पास सेम, ऐसा बोलेंगे, स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। जैसे इसमें ये याद रखना है कि सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सेम होता है एटॉमिक नंबर, है ना। सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम बोले तो एग्जाम्पल क्या, कि जैसे ये हो गया 1H1, 1H2, 1H3, है ना। प्रोटियम वाला कल बताए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रोटियम, इसका नाम क्या था? ड्यूटेरियम, और इसका नाम क्या था? ट्राइटियम, है ना। अब ये आइसोटोप्स है कि नहीं है वो कैसे चेक करें? तो हम क्या बोल रखे हैं कि सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो तो हम उसको आइसोटोप्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नीचे में एटॉमिक नंबर क्या है? नीचे में एटॉमिक नंबर है सेम, और मास नंबर देखो क्या है? डिफरेंट, क्योंकि ऊपर वाला को बोलते हैं मास नंबर और नीचे वाला को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो नीचे वाला हमारा कैसा है? सेम। तो एटॉमिक नंबर हो गया सेम और मास नंबर हो गया डिफरेंट, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोटोप्स। तो ये जो स्पीसीज है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोटोप्स। ठीक। और एग्जाम्पल हम लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का इधर 17 है, इधर 35 है, इधर 17 है, इधर 37 है। तो यहाँ भी देखो ये भी क्लोरीन का आइसोटोप्स हुआ। क्यों? क्योंकि ये देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो हम इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? कि ये क्लोरीन का आइसोटोप्स है। समझ में आया? तो ये हमारा मास नंबर हुआ, ठीक है ना। मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक। तो एक चीज और क्या याद रखना है कि अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़े तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिखाए थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला याद रखना है क्या, कि ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देंगे। जैसे a माइनस जेड, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये था ऊपर वाला बेसिक है। तो ऊपर वाला में एलिमेंट के बारे में बताया कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर नीचे वाले में आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स में हम बता दिए कि ऊपर वाले को मास नंबर और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तीसरा देखो, तीसरा जो है, तीसरा है आइसोबार।
तीसरा क्या है, आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार होता है स्पीसीज which have same mass number and different atomic number, ठीक है। तो स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो क्या कहलाएगा, आइसोबार। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल हम तुमको जैसे दिए कि मान लो पोटेशियम है और कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कितना होता है 20 और 40, इसका 19, इसका आइसोटोप्स होता है ना, वो कितना का होता है 40 वाला। तो देखो इधर इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया है डिफरेंट, और मास नंबर क्या हो गया है सेम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है आइसोबार। क्या है ये, आइसोबार। तो आइसोबार के लिए हम क्या पढ़े कि आइसोबार हम किसको बोलेंगे, तो आइसोबार बोलेंगे जिसमें सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। और उसका ये क्या हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखो इसके आगे फोर्थ नंबर है आइसोटोन। अब आइसोटोन क्या होता है, तो आइसोटोन हम बोलेंगे स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन सेम है, अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोन, ठीक है। तो आइसोटोन हम किसको बोलेंगे, स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटोन। जैसे हम एग्जाम्पल का बात किए तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम ले लिए मान लो हीलियम, तो हीलियम का है 2,4 और एक हम हाइड्रोजन ले ले, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1H3 ट्राइट्रियम वाला आइसोटोप्स। अब देखो इसमें निकालो, तो इसका हो जाएगा A-Z, क्योंकि A-Z हमको क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उसी को हमको सेम चेक करना है कि अगर सेम है तो आइसोटोन कहलाएगा, नहीं है तो नहीं कहलाएगा। जैसे A-Z में A कितना है इसका 4 माइनस Z कितना है इसका 2, तो कितना आ जाएगा 2। इसका निकालो A-Z, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, तो ये 2 आया इसका, ये 2 आया इसका, दोनों क्या हो गया सेम। तो जब आइसोटोन कब बोलते हैं, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम किससे निकालें, A-Z से। तो A-Z से जब हम ये निकाले हैं कि न्यूट्रॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या है A-Z से हम न्यूट्रॉन का नंबर निकाले, और वो न्यूट्रॉन का नंबर हो गया सेम, इसलिए इस स्पीसीज को हम बोल सकते हैं क्या, इस स्पीसीज को हम बोल सकते हैं आइसोटोन। इस स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो कितना नंबर हो जाएगा नेक्स्ट, ये था चौथा। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है वो है आइसोडायफर्स। ये होता क्या है, तो जिसमें वैसा स्पीसीज which have same value of A-2Z। तो अब देखो A-2Z हो गया, तो हम इसको इनडायरेक्ट रूप से ये भी बोल सकते हैं कि इसके पास सेम डिफरेंस है, किसका, सेम डिफरेंस है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, ठीक है। तो हम डिफरेंस लेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। जैसे न्यूट्रॉन का डिफरेंस जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस लेंगे, ठीक। तो कैसे, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है A-Z, फिर ये डिफरेंस किसका हुआ, ये बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस को हम मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस होना चाहिए,
वो सेम होना चाहिए स्पीसीज में। तो न्यूट्रॉन कितना है A-Z और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है Z, है ना। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो Z हो गया। और इसी को बोल रहे हैं कि ये A, अब देखो -2Z हो जाएगा, तो ये वैल्यू स्पीसीज में सेम होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे आइसोडायाफर्स, है ना, आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आइसोडायाफर्स किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले स्पीसीज जिसके पास A-2Z का वैल्यू सेम होना चाहिए, पहला चीज़। और अल्टरनेट तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस स्पीसीज में सेम होना चाहिए। तो इसका हम जैसे एग्जांपल लिखना चाहे तो एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल लिखे यूरेनियम 92 235, थोरियम 90 231। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं क्या, A-2Z का वैल्यू निकालो। तो A-2Z का वैल्यू A कितना है इसके पास, A है इसके पास 235 माइनस 2Z क्या हो जाएगा 2 इंटू Z का वैल्यू 92 है ना। तो ये कितना आ गया 235 माइनस 2 दूना 4 9 दूना 18, 5 में से 4 गया 1, है ना 51। इधर देखो, इधर A-2Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A कितना है इसका 231 माइनस और 2Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा 231 माइनस 9 दूना 18, 180। कितना हो जाएगा, 1 में 0 गया 1, 3 में 60 गया 5। तो ये देखो इसमें भी A-2Z का वैल्यू क्या है 51, इसमें भी A-2Z का वैल्यू कितना है 51। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस हम जो किए हैं वो इसमें भी सेम आया है, इसमें भी सेम आया है। इसलिए इस स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस स्पीसीज को बोल सकते हैं क्या, आइसोडायाफर्स। ठीक है, तो ये था आइसोडायाफर्स। तो हम पहले क्या बताए हैं, पहले बताए हैं एलिमेंट, एलिमेंट में ऊपर में रहता है A, नीचे में रहता है Z। A को बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर नीचे वालों को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर तब होगा जब एटम होगा न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल नहीं है तो उसका केस हम पिछले लेक्चर में करा रखे हैं, कैसे निकालेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, जब एटम न्यूट्रल ना रहे तब। अब आ जाओ, सेकेंड पॉइंट है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का हम एग्जांपल करा दिए, इसमें क्या है देखो, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसलिए इसको हम बोल देंगे आइसोटोप्स। फिर इसमें आ जाओ, ये क्लोरीन, क्लोरीन नीचे में है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लोरीन का आइसोटोप्स। आगे था आइसोबार। आइसोबार हम किसको बोल रहे थे, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, आइसोबार। तो आइसोबार में देखो ये K है, ये है कैल्शियम, तो K क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम में ऊपर में देखो मास नंबर हमारा क्या है, सेम, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, है ना, इसका 39 होता है, तो ये आइसोटोप्स है। तो 39 और 20 ये पोटेशियम का आइसोटोप्स है। तो यहाँ देखो ये दोनों में मास नंबर हो गया सेम और एटॉमिक नंबर हो गया डिफरेंट, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोबार। फिर हमको क्या बताना है, आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का संख्या अगर सेम होता है तो उसको हम आइसोटोन बोलते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ से, हीलियम और ट्राइटियम वाला, मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ट्राइटियम। तो हम दोनों में क्या निकाल लिए थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आया था, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, आइसोटोन्स। आगे देखो, आगे हम बताए हैं आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स क्या होता है, जिसके पास A-2Z का वैल्यू सेम हो उसको हम आइसोडायाफर्स बोलते हैं। अल्टरनेट तरीके से हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस उस अगर स्पीसीज में सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोडायाफर्स। चलिए नेक्स्ट, अब आया बारी वेव का, है ना। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल वगैरह चालू नहीं किए हैं, तो अभी इंट्रोडक्शन केवल दे रहे हैं, बेसिक जो चैप्टर में काम आने वाला है। तो अभी तक जितना करा दिए वो ठीक है, इसके बाद हम जो कराने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमको आगे काम आएगा जब हम पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, लाइट का पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, उसको समझने से पहले वेव क्या है, तो वेव हम कैसे समझते हैं, तो वेव हम बोल सकते हैं क्या, देखो वेव हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम बात किए कि अभी हम बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो ये कौन सा वेव है, साउंड वेव। ठीक,
और तुमको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो साउंड वेव है वो एक प्रकार का एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का जरिया, जिसको बोल सकते हैं ना कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी का मतलब वेव है। जैसे हम बोलते हैं तो हम बोले तो एनर्जी को बाहर कर दिए, अब ये एनर्जी कहाँ गया, तुम्हारे कान के पास गया, तब तुमको सुनाई दिया। अब वो कैसे ट्रेवल किया तुम्हारे कान तक, ये कैसे पहुँचा आवाज़, तो बीच में क्या है, बीच में एयर है। अगर एयर को हटा दे तो तुम मेरा बात तुमको सुनाई नहीं देगा, मतलब एयर बीच में है, तो एयर का काम है वेव को ट्रांसफर करने में, मतलब जो हम एनर्जी बाहर निकाले हैं, जैसे बोल दिए तो एनर्जी बाहर आ गया, और तुम्हारे पास ये कैसे पहुंचा, तो बीच में एयर है, तो एयर में क्या होता है जनरली O2N2, तो O2N2 क्या किया, हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक, एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये O2 बगल वाले एनर्जी को, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, फिर ये O2 बगल वाले O2 को ट्रांसफर कर दिया, ऐसे करते करते तुम्हारे पास पहुँचा। इसका मतलब ये कि हम जो बोले हैं वो एनर्जी डायरेक्ट तुम्हारे पास पहुँचा है, तो कैसे पहुँचा है, ट्रांसफ़र हो के। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वाला O2 एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, ये वाला O2 उठ के तुम्हारे पास चला गया, ये O2 बगल वाले O2 को ट्रांसफ़र किया, ये O2 बगल वाले O2 को ट्रांसफ़र किया, ऐसे कर करके एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। इसी ट्रांसफ़र जो मतलब एनर्जी जैसे ट्रांसफ़र हुआ है, इसी को हम बोलते हैं वेव। समझ में आया। तो वेव दो टाइप का, एक जो मीडियम पर डिपेंड करे, एक मीडियम पर डिपेंड ना करे। तो जो मीडियम पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, है ना। दो टाइप का वेव होता है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। उससे पहले हम वेव के बारे में देख लेते हैं कि वेव का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो वेव के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी को ट्रांसफर करना है ना। तो इट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हो रहा है मीडियम का। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपना एनर्जी बगल वाले मॉलिक्यूल को दे रहा है, वो मॉलिक्यूल बगल वाले को मॉलिक्यूल को दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इट इज मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम, है ना। मीडियम के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किए बिना, जब एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव। ठीक। अब वेव जो है वो दो टाइप का है। वेव कितने टाइप का है, दो टाइप का। एक है तुम्हारा मैकेनिकल वेव, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव कौन सा, जो वेव मीडियम पे डिपेंड करे, मतलब रिक्वायर मीडियम, है ना। और सेकेंड जो था, जिसको मीडियम का जरूरत ना पड़े, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ठीक है। तो जब मीडियम का जरूरत पड़ता है वेव को, तो उस वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव में जैसे साउंड वेव मतलब अगर हम बोलते हैं तुमको सुनाई दे रहा है तो एयर का होना जरूरी है, एयर ना हो तो तुमको सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब ये वैसा वेव है जिसमें मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो जैसे साउंड वेव हो गया, है ना, और स्ट्रिंग वेव हो गया। स्ट्रिंग वेव भी बिना स्ट्रिंग का वेव ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो वहाँ स्ट्रिंग वेव हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया मैकेनिकल वेव का। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल जिसको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो कौन सा वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अब हम पढ़ना चालू करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी तक हम समझ गए कि वेव क्या होता है ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र करने का एक मतलब एनर्जी को, इट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा, जिसको मीडियम का ज़रूरत नहीं होता। तो है क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो वेव ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। ये जो वेव ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, तो इस वेव के प्रोपगेशन के एलोंग, है ना, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है,
तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मतलब ऐसे गया ये वेव और इसके परपेंडिकुलर कोई एक फील्ड मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, या इधर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वैसा वेव जो एसोसिएटेड हो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब तीनों आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल पे, कि जैसे ऐसे जा रहा है तो ये भी क्या बना रहा है 90 डिग्री एंगल, और ऐसे ऐसे इधर जा रहा है चाहे इधर से जा रहा है तो ये भी क्या बना रहा है 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल जो बना रहा है तो तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब वेव प्रोपेगेट करता है डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है, इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सब आपस में एसोसिएटेड है, तो इस वेव को हम बोलेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसा वेव जो एसोसिएटेड हो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। समझ में आता है? तो इसका खासियत क्या क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होता है। तो जब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, है ना, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो या फिर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखना, जैसे हम बोले कि साउंड वेव, साउंड वेव जिसको मीडियम का जरूरत पड़ता है, तो साउंड वेव जो जिसको मीडियम का जरूरत पड़ता है तो वो कैसे निकला, तो सोर्स हम हुए, हमसे निकला साउंड वेव। तो वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे या ऑसिलेट करे तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका जो स्पीड होता है वो कौन सा स्पीड से चलता है ना। तो वो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है ना, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है, लाइट के स्पीड के बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता कौन कौन सा है। जैसे उसमें था ना साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, तो इसमें कौन कौन सा होता है। तो हम एक सीरीज लिखा रहे हैं और उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब कहने का कि जैसे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे सीरीज के हम बारे में बात करेंगे तो सीरीज में जैसे बीच में आता है, यहाँ आता है विजिबल, क्या आता है, विजिबल। फिर इधर आता है IR, IR मतलब इंफ्रारेड। फिर आता है माइक्रोवेव, है ना। फिर आता है रेडियो वेव, क्या आता है, रेडियो वेव। फिर आता है UV, अल्ट्रावायलेट। फिर इससे पहले क्या आता है, एक्स रेज। फिर क्या आता है, गामा रेज, है ना। ऐसे करके ये सीरीज आया। तो ये सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीरीज है। मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है। तो कैसे है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम जानते हैं कि लाइट कहाँ से आता है, सन से। तो सन और हमारे अर्थ के बीच में, है ना, वो एटमॉस्फेरिक लेयर जहाँ तक है ना, तो वहीं तक एयर का मॉलिक्यूल होगा। उसके ऊपर में तो स्पेस में तो है नहीं, लेकिन लाइट तो बहुत ऊपर से आ रहा है। तो जब वहाँ पे एयर है नहीं तो फिर भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इसलिए लाइट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ये वाला पार्ट है ना। इसमें क्या होता है, VIBGYOR, है ना। विजिबल में कौन कौन सा होता है, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और इधर क्या है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इधर क्या है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सीरीज। अब इस सीरीज में हम बताने जा रहे हैं क्या, कि जब हम इस सीरीज में इधर जाएंगे, जब हम सीरीज में उधर से इधर जाएंगे तो लेमडा करेगा इंक्रीज। ठीक, अब लेमडा क्या है, तो लेमडा समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एक फॉर्मूला याद रखो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम पढ़ाएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जब हम पढ़ाएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहाँ पे ये फार्मूला आता है E = hc/λ। उससे पहले इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, E = h न्यू, है ना। और न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी घटेगा। और ये क्या है हमारा, H प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या है, hc/λ। H क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। C क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। λ क्या है हमारा, वेवलेंथ। और E क्या है, एनर्जी।
तो जब हम उधर से इधर आते हैं तो लेमडा इंक्रीज करता है, तो लेमडा इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, देखो ये इंक्रीज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब जब उधर से इधर आते हैं तो लेमडा इंक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। जब हम इधर से उधर जाते हैं तो यहाँ पे फिर लेमडा क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। जब लेमडा डिक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज। समझ में आता है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इंफ्रारे और यूवी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसका, तो देखो इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, इंक्रीज, यानी कि आईआर और यूवी में यूवी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, एक्सरे का, उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रेज का। तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये सब क्या होता है, तो इसके बाद पढ़ाएंगे वही, है ना। अभी समझो पहले कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, तो ये कॉन्सेप्ट है, समझना है। अब देखो यहाँ पे VIBGYOR, है ना, तो ये क्या है VIBGYOR, तो ये है रेड। तो रेड से वायलेट की तरफ जाते हैं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि इधर जाने पे लेमडा इंक्रीज हुआ। तो इसमें हम बोलेंगे तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट का वेवलेंथ रेड से कम होगा। रेड से कम क्या, सबका रेड से कम होगा, तो इधर जाने पे वेवलेंथ घटता है। तो हम जब पूछे कि विजुअल रेंज में रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा विजुअल वाले केस में, है ना, और वायलेट का सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेड का होगा, वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। और इसका रेंज देखें तो रेंज हम केवल इसका याद रखेंगे क्या रेंज होता है, तो वो रेंज होता है, वो देखो कैसे याद रखेंगे, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम ये होता है ना। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम ये होता है इसका वेवलेंथ का रेंज। किसका रेंज है ये, वेवलेंथ का रेंज, ठीक है ना। और कभी कभी ये 3800 यहाँ पे लिखा रहता है, तो ध्यान रखना है 4000 से 7500 ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता रहेगा। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। ये हो गया क्या, ये है हमारा यूनिट कन्वर्जन। याद रखना है कि एंगस्ट्रॉम को हमको मीटर में चेंज करना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।